हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में पद्य साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जो है देखेंगे। तो यूनिट 3 के अंतर्गत जो है आपके लिए पद्य साहित्य की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम पद्य साहित्य के प्रमुख पद्य साहित्य के जितने भी कवि हैं, सभी कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है कवर की हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके पुराने एग्जामों में से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी साथ में लाते हैं, और जो आपके नए क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे हमें जो पद्य साहित्य है उस पद्य साहित्य में हम सबसे पहले देखेंगे पढ़ना क्या है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य के इतिहास में हाँ एक बात और आपको बता दें, यदि आपको जो पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पे आप देखेंगे कि आपकी पूरी पीडीएफ हम वहां पे अपलोड कर देंगे, तो आप ये पीडीएफ जो है वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो पद्य साहित्य है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पद्य साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम कार्य जो है फ्रेंच विद्वान कौन से, गोर्स दातासी। तो गार्सा दातासी थे, इन्होंने प्रारंभ किया था। गार्सा दातासी जो थे, इन्होंने अपना एक ग्रंथ निकाला जिस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यू एंदुई हिंदुस्तानी। जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ के दो भाग निकले, और एक भाग है उनका 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसके बाद जो इनका जो ग्रंथ है, इसमें जो इस ग्रंथ में अनेक क्या है कमियां थी, इस वजह से इनका भी आधार को थोड़ा सा माना गया है। लेकिन आगे चलकर जो है हमारे 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य को जो है प्रमाणिक रूप से लिखा गया, जो सर्वमान्य है। तो किसका सर्वमान्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है 1929 में लिखा गया यह सर्वनाम है। उन्होंने हिंदी साहित्य को लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में जो है विभाजित किया था। तो ये महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो आइए देखते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह जो है संवत में हमारा है 1050 से लेके 1375 तक, और यदि सन में देखा जाए तो यह है 993 से लेके 1318 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल भी कहते हैं, और भक्ति काल को हम संवत में मानते हैं 1375 से लेके संवत 1700 तक, और यदि सन में आप माने 1318 से लेके 1643 तक। तीसरा हमारा है उत्तर मध्यकाल। इसको हम रीतिकाल भी कहते हैं। रीतिकाल का जो समय है वो है 1700 से लेके 1900 संवत तक, और यदि सन में देखें तो 1643 से लेकर 1843 तक। वो आधुनिक काल, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को जो है 1900 से लेकर अब तक माना गया है, या सन में देखें तो 1843 से लेकर अब तक माना गया है। अब आइए देखते हैं हम रीतिकाल जो है, इसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। यही इसका जो सन है वो 1700 से लेकर 1900 तक माना गया है। तो आपको यदि इसकी पीडीएफ की जरूरत है तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हमने जो है प्रमुख प्रमुख जो बात है वो ली गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आचार्य जो शुक्ल का जो है काल विभाजन है, उसमें इन्होंने जो है प्रमुख रीतिकाल को अलग किया है। सर्वप्रथम यह युग क्या है, मिश्र बंधुओं ने किया था। तो क्या है, सर्वप्रथम इसका जो है नामकरण वो है किसने किया था? मिश्र बंधुओं। रीतिकाल का नामकरण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? मिश्र बंधुओं ने किया था, और इस काल को अलंकृत काल नाम दिया था। इसी प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इस काल को कहा है सिंगार काल नाम दिया था। और इसके बाद और भी कुछ विद्वान हैं, जैसे हम कहें डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने भी इनको रीति युग नाम दिया था। अधिक से अधिक रीति सिंगार युग माना है, और इन नामों में से दो ही पक्ष प्रबल हुए हैं, एक तो रीतिकाल, दूसरा सिंगार काल। तो इसको हम रीतिकाल भी कहते हैं और इसको हम सिंगार काल भी कहते हैं। और आगे की बात इसमें आप पढ़ सकते हैं आगे चल के। यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप टेलीग्राम पर जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए हमें यहाँ पे जो है इसके प्रमुख कवि देखना है। आगे यहाँ पे थोड़ी सी बात ये भी देख लेते हैं कि जो रीतिकाल है, माने यहाँ पे रीतिकाल को हमने जो है रीतिकालीन काव्य में 3 धाराओं में विभाजित किया गया है। एक तो है रीतिबद्ध, एक है रीति मुक्त और एक है रीति सिद्ध। तो रीति काल को जो है 3 प्रमुख धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। जो है आपको इस पीडीएफ में सभी इसका जो है इंपोर्टेंट सभी पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें क्या है कि सभी कवि और उनकी रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है, यहाँ से आपका
2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना है। तो आप कभी उनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं, बहुत ही मतलब यहाँ पे जो बहुत ही मोस्ट पॉइंट है वो उनकी कवि और रचनाएं जो हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले हमारे जो कवि हैं केशव दास। पहले कवि कौन है? केशव दास। तो केशव दास की जो है महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो केशव दास ने लिखा है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित, रतन बाबरी, जहांगीर जस चंद्र का। तो ये है जो है केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं। उसके बाद जो है भिखारी दास हैं। तो हम ये रीतिकाल के कवि प्रमुख पढ़ रहे हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हम ये इनकी रचनाएं देख रहे हैं। तो हम भिखारी दास की देखें तो भिखारी दास की है काव्य निर्माण, श्रृंगार निर्माण, छंद प्रकाश, रस सारांश। ये हो गए हमारे भिखारी दास की। इसके बाद हम रसनिधि की देखें तो रसनिधि की है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, गीत संग्रह, सतसई, हिडोला। ये किसकी है? रसनिधि की है। आगे है हमारी जो रचनाएं हैं, आगे है किसकी? कुलपति की। तो हमें कुलपति की रचनाएं देखना है। कुलपति की जो है संग्राम सार, रस रहस्य, उसको हम बोलते हैं नक्सिक। नक्सिक वर्णन में है ये नक्सिक। फिर है दुर्गा भक्ति और तरंगिणी। आगे है सुखदेव सिंह, सुखदेव मिश्र की है ग्रंथ रक्षाणवर। इसके बाद हम आगे देखेंगे सेनापति। सेनापति की कौन सी है? कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। इसके बाद हमारे देव हैं। तो आचार्य देव की क्या है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, राधिका विलास और प्रेमचंद्र का जो है आचार्य देव की जो है रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे भूषण की। तो भूषण की महत्व है शिवराज भूषण, शिवाबामनी, छत्रसाल दशक और अलंकार प्रसाद, जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। आगे मतीराम की देखें हम छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण, श्रृंगार ललित, ललाम, मतीराम और सतसई। जो मतीराम की हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब है पद्माकर की हैं। पद्माकर की पहली है हिम्मत बहादुर, विरुदावली और जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा और राम रसायन और गंगा लहरी, जो है पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे बिहारी की। तो बिहारी की जो है बिहारी सतसई है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट कवि हैं रीतिकाल के। तो घनानंद, इनकी है सुजान सागर और विरह लीला, रस के लिबली और कृपाकांत। अब है आलम की है आलम केली, बोध की है इश्कनामा और विरह बारिश, जो है किसकी? बुद्ध की रचनाएं हैं, बौद्ध की रचनाएं हैं। और अगला है हमारा चिंतामणि। चिंतामणि की जो रचनाएं हैं वो है कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी। इसके बाद ठाकुर की जो रचना है, ठाकुर की रचनाएं है जो है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, दो रचनाएं जो हैं ठाकुर की हैं। आगे हम देखेंगे द्विजदेव। तो द्विजदेव की जो है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा, जो है रीतिकाल के प्रमुख यहाँ पे आपके कवि हो गए और प्रमुख इनकी जो है रचनाएं हो गई। अब रीतिकाल की और हम जो ज्यादा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमने इसको आपको बता दिया है कि यदि आपको इनके कवियों का नाम यदि पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे? हमारी PDF में जो सब इसकी डिटेल पूरी डिटेल दी गई है। तो चलिए हम ज्वाइन करके आप इसकी जो है पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है और किस प्रकार से कौन कौन है। तो आइए देखते हैं। आधुनिक काल को जो है पहला जो भाग है उसका भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग को जो है 1850 से लेकर 1900 तक विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग के बाद जो है द्विवेदी युग है। तो द्विवेदी युग को 1900 से लेकर 1920 तक दिया गया है। फिर छायावादी युग को जो है 1920 से लेकर 1936 तक। अब यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। जब हम आगे बढ़ेंगे, जब आप लोग वीडियो लाइक करेंगे तो आपने लाइक कर दिया होगा। आइए आगे देखते हैं हम। आगे हमारे हैं जो प्रगतिवादी को आप जानते हैं 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है। फिर प्रयोगवाद को हम जानते हैं 1993 से लेकर 1950 तक। और लास्ट में नई कविता जो 1950 से लेकर आज तक मानी जाती है। तो जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग की आप जो बात है आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे भारतेंदु युग में क्या है? राष्ट्रीयता की भावना रही है,
सामाजिक चेतना का विकास हुआ है, हास्य व्यंग हुए हैं, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ है और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। हाँ, अब आइए इनकी हम आगे देखते हैं जो प्रमुख कवि और रचनाएं। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति और प्रेम मल्लिका, जो इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जी आपको महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। इसके बाद जो अगले कवि हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनको प्रेमघन बोलते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और ललित लहरी। तो ललित लहरी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई। इसके बाद जो है इनके बाद जो अगले कवि हैं वे हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण जो मिश्र हैं इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, सिंगार विलास, जो इनकी हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई हैं। आइए अगले हम देखते हैं जगमोहन सिंह। तो जगमोहन सिंह की जो रचनाएं हैं वे हैं प्रेम संपत्ति लता, देवयानी और श्याम सरोजिनी, जो इनकी हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई हैं। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास, ये भी बहुत ही फेमस कवि हैं और इनकी जो है रचनाएं हैं भारत धर्म, हो होरी और पवस पचासा। तो अंबिका दत्त व्यास की जो है यह प्रमुख रचनाएं हो गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे छठवीं हमारे जो है राधा चरण गोस्वामी, इनकी है नौ भक्तमाल। तो जो हमने देख ली हैं भारतेंदु युग जो है इसकी हमने प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं देख ली हैं। अब आइए हम द्विवेदी युग मानते हैं। द्विवेदी युग में देखते हैं कि द्विवेदी युग की जो है बोली है खड़ी बोली है और द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात हो गई। यदि आपको पूरी पढ़ने है पूरी पढ़ सकते हैं। और द्विवेदी युग में देखेंगे कि देशभक्ति की भावना आ गई है, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध हुआ है और वर्णन प्रधान कविताएं हैं और मानव प्रेम है, प्राकृतिक चिंतन है और खड़ी बोली का परिनिष्ठ जो है प्रयोग हुए। अब आइए हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और रस कलश, जो इनकी रचनाएं हैं ये प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके अलावा भी इनकी और भी रचनाएं हैं लेकिन यहाँ पे हम महत्वपूर्ण रचनाएं देख रहे हैं। अगला है इनकी मैथिली सेन गुप्त। मैथिली सेन की गुप्त है पंचवटी, जैदबद, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। अगला हमारे राम नरेश त्रिपाठी। तो इनकी है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। अगली है माखन लाल चतुर्वेदी। तो इनकी है हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, युगचैन, समर्पण और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी है काव्य मंजूषा और सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हो गई। अब आइए हम छायावाद की कवि देखते हैं। तो छायावाद जो है इसमें हम देखेंगे कि छायावाद में जो इनके प्रमुख कवि हैं इनकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं। तो छायावाद की पहली विशेषता है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता हुई है, यहाँ पे श्रृंगार भावना हो गई है और प्रकृति का नवीनीकरण हुआ है और सौंदर्य अनुभूति हुई है और वेदना एवं करुणा का अधिक हुआ है। इसके बाद इसमें और भी कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें जो है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम है, नारी के प्रति नवीन भावना है और जीवन दर्शन है और अभिव्यंजना शैली यहाँ पे प्रयोग की गई है। अब आइए इसके कुछ छायावाद के कवि। तो इस छायावाद में जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की आप जानते हैं कामायनी, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, जो इनकी प्रमुख और भी बहुत सी हैं इनकी, लेकिन यहाँ पे जो है प्रमुख रचनाएं जी हैं। सुमित्रानंदन पंत की हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा और उच्छ्वास। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी है परिमल, गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। इसके महावीर महादेवी वर्मा। इनकी है रश्मि, नीरजा, निहार और सांध्य गीत, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई हैं। हम एमपी बोर्ड में से जो है एमपी बोर्ड की जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम सभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पेपर है एमपी वर्ग 2 का है। तो यहाँ पे आपको शिक्षक जो बनना है कक्षा 6 से लेके 10 तक के बीच का आपको शिक्षक बनना है। तो आपके पेपर में जो है 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी में जितनी भी आपको चैप्टर दिए गए हैं पूरे आपको चैप्टर कवर करने पड़ेंगे और आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो भी उन्हीं के साथ में दिया गया है, उन्हीं के समथिंग की चीजें दी गई हैं। तो आपको यदि एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी हिंदी को देखना पड़ेगा। तो हमने उन्हीं उसी की अकॉर्डिंग जो है आज के इस वीडियो में कवर किया है, क्योंकि हिंदी साहित्य देखा जाए तो अपार है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है उस पर आपको विशेष गौर करनी है। अब आइए रहस्यवाद में हम कुछ देखें। तो रहस्यवाद में जो है तो यहाँ पर रहस्यवाद ठीक है। अब उत्तर छायावाद है और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद की प्रमुख जो है विशेषताएं क्या है। तो देखो, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहन, तो शोषकों के प्रति विद्रोह है और शोषितों के प्रति सहानुभूति है। यहाँ पे आर्थिक सामाजिक समानता का बल है यहाँ पे, और नारी शोषण के प्रति विरुद्ध मुक्ति का स्वर है, ईश्वर के प्रति अनास्था है और सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, और भाग्यवाद की अपेक्षा कामवाद की जो है श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। अब इसके प्रमुख जो कवि हैं वो है प्रगतिवादी जो युग के प्रमुख कवि हैं। पहले हमारे हैं नागार्जुन, तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हो गई। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, इनकी है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और नींद के बादल। आइए शिव मंगल सिंह सुमन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिल्लोर, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। इसके बाद त्रिलोचन की है, त्रिलोचन की जो रचनाएं हैं प्रमुख वो देखते हैं। त्रिलोचन की हमारी जो रचनाएं हैं वो है धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला है राग्य राघव, तो रांगी राघव की जो है अजय अखंडहर, मेधावी, पांचाली और राह के द्वीप, और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है युगमाणी और ग्राम्य, और सुमित्रा सूर्यकांत पाठक निराला की जो है कुकुरमुत्तम, बहुत ही फेमस इस काल की जो है रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद जो है, तो प्रयोगवाद हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे के जो है संपादक जो इन्होंने तार सप्तक को प्रकाशित किया था, कि भूमिका से अज्ञे ने लिखा है, मतलब अज्ञे ने लिखा है एक कवि नवीन राहों के अनवेशी हैं। तो बस इन्होंने अज्ञे ने कहा है। आइए आगे देखते हैं हम कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण हुआ है, बुद्धिवाद की प्रधानता है, निराशावाद की प्रधानता है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा है, और अहम की प्रधानता है, और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह यहाँ पे है। और आइए इनके प्रमुख कवि देख लेते हैं। तो प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि है उनमें अज्ञे का नाम आता है। तो अज्ञे की जो रचना है वो है हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। आइए आगे है कि धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। धर्मवीर भारती की जो रचना है अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती की रचनाएं हो गई। इसी प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचनाएं हैं वो है बांस के पुल, एक सुनी नाव और कांठ की घंटियां। इसके बाद अगली जो हमारी है नरेश मेहता, नरेश मेहता का जो है वो है संशय की एक रात और नौपंखी सुनो। आइए अगला है हमारे गिरिजा कुमार माथुर की है धूप के धान, शिला पंख चमकीले, नाश और निर्माण। इसके बाद लास्ट जो है इनकी जो है भारत भूषण अग्रवाल की जो है, भारत भूषण अग्रवाल की जो रचनाएं हैं वो अप्रस्तुत मन। तो ये भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हो गई। अब हम देखते हैं नई कविता। तो नई कविता का जो दौर आज चल रहा है उसमें हम इसकी विशेषताएं देखें तो नई कविता की विशेषताओं में आप देखेंगे कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा है, प्रयोगों में नवीनता है, और क्षणवाद को महत्व है, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण है, और कुंठा संत्रास्त और मृत्यु बोध है, और बिंब है, और व्यंग्य प्रधान रचनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो बहुत से कवियों ने यहाँ पर व्यंग्य प्रधान जो रचनाएं दी हैं, तो रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। हम देखें कि यहाँ पे कुछ रचनाओं को आपको बताया गया है, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की जो है सन्नाटा, गीत फरोज चकित है दुख। इसी प्रकार से कुंवर नारायण का आप जानना है चक्रव्यूह आमने सामने, और शमशेर बहादुर सिंह की भी यहाँ पे दी गई हैं। शमशेर बहादुर सिंह की जो है आपको है काल तुमसे हो रहे मेरी, इतने पास अपने, और बात बोलेगी हम नहीं। और इसके बाद है जगदीश गुप्त की भी है नाव के पांव, शब्ददंश, बोधि वृक्ष और संबूक। और इसके बाद दुष्यंत कुमार की जो है सूर्य का स्वागत, और आगे है आवाजों के घेरे, साए में धूप। श्रीकांत की हैं। अब आगे जो श्रीकांत वर्मा की जो रचनाएं हैं वो हैं, आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी है। श्रीकांत वर्मा की है कि दिनारंभ और
भटका मेघ, माया दर्पण और मगध। इसके बाद रघुवीर सहाय की है हंसो, हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। इसके बाद जो है हमारे नरेश मेहता की कौन कौन सी रचना है, नरेश मेहता की है बनवाड़ी सुनो और बोलने दो चिड़ी को, और शायद जो है ये महत्वपूर्ण व्यंग जो है इस काल के व्यंग आपने देख लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य का लोक साहित्य, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो है उसके बारे में ही यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। और आइए अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो बोलियां हैं, जैसे यहाँ पे बुंदेली है। बुंदेली क्या है, बुंदेली के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो भाषाएं हैं कौन कौन सी भाषाएं किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बुंदेली के लिए कौन कौन सा क्षेत्र है, तो देखो बुंदेलखंड में प्रचलित लोक भाषा को माने बुंदेलखंडी या बुंदेली कहा जाता है। इस क्षेत्र के कौन कौन से क्षेत्र यहाँ पे आते हैं, तो आप देखें यह उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन, भोपाल, सीहोर, बुधनी और होशंगाबाद, विदिशा, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी आदि जिले क्या है इसमें आते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं बुंदेलखंड में। अब बघेली भाषा को देख लेते, तो बघेली में बघेलखंड में व्यवत भाषा को बघेलखंडी या बघेली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे आर्य भाषा परिवार में पूर्व हिंदी के अंतर्गत अवधी और छत्तीसगढ़ी के साथ रखा है। बघेली पर अवधी और छत्तीसगढ़ का प्रभाव भी अभिलक्षित होता है। यह जो भाषा है यह कहाँ मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर आदि जिलों में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे मालवी, तो मालवी में मालवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र प्राचीन मालवा अथवा मालवा क्षेत्र है। इसमें कौन कौन है, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम अन्य जिले इसमें जो है व्याप्त हैं। इसके बाद हम निमाड़ी, निवाड़ी में आप देखेंगे, निमाड़ी में आप देखेंगे कौन कौन सी है, निवाड़ी में जो है खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, देवास, हरदा और होशंगाबाद जो है निमाड़ी में हमारे आ जाते हैं। तो इसके बाद कुछ जनजातियां भी हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है टोटल कितनी जनजाति, 43 अनुसूचित जनजातियां जो है अथवा जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी में आप देखेंगे कि कौन कौन सी भील, तो भील क्या, भील जनजाति की भाषा भीली होती है और इनकी जो है इस समूह में भिलासी भाषा का भिलासी, बारेला की बारेली और पटलिया अथवा पटलिया कहते हैं। और इसमें जो भाषाएं आप देख सकते हैं, इसके भीली के बाद गौड़ है, गौड़ के बाद कोरकू है। तो यह जो है प्रमुख यहाँ पे भाषाएं। अब हम देखते हैं इस काल के प्रमुख कवि, तो इस काल के जो है हिंदी जो पद्य साहित्य के प्रमुख कवि हैं। अब यहाँ पे कोई भी काल हो तो सब के यहाँ पे कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो सब कवि मतलब हिंदी प्रमुख कवि जो हैं, आप इनकी रचनाएं और कवि आप देख सकते हैं। तो यह जो आपका वीडियो है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सभी कवि को इस मैंने कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो आपको याद नहीं होगा। तो आप लोग जो पहला वीडियो है आप ये वाला वीडियो देखें, इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें आप देख सकते हैं प्रमुख कवि। तो इसमें पद्य साहित्य के सभी कवियों का जो है वर्णन है। 56 कवि इसमें लिए गए हैं। तो आप देखेंगे 56 कवि पूरे पद्य साहित्य के हैं। तो आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे कवि और उनकी पूरी रचनाएं मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसकी पीडीएफ की यदि आपको जरूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।